फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट के लिए। हम अभी सीडीपी की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस को देखा है फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट से रिलेटेड। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट पर एक वीडियो बना दी जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे यूपी टेट या स्टेट लेवल के जो टेट होते हैं उनमें फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट को इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट जो हमारा सी टेट है, केवीएस है, एनवीएस है, यहाँ पर फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ओके, यहाँ है फॉर्मेटिव असेसमेंट। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट? सो फ्रेंड्स, it is used to monitor the learning process of student during the period of instruction। यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे के लिए मॉनिटर करते हैं, है ना। बच्चे के लिए क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। बच्चा जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चा कर रहा होता है, यानी कि जो पीरियड होता है उसके सीखने का, जब वो सीख रहा होता है हम तभी उसको असेस करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट इन अ जनरल वे। ये हमने एक जनरल लैंग्वेज में देख लिया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक टू स्टूडेंट प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर दैट नीड करेक्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, हम स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कराते हैं रीइंफोर्समेंट हम देते हैं बच्चे के लिए उसकी सक्सेसफुल लर्निंग के लिए, कि हम उसे बोलते हैं कि हाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम उसे क्या करते हैं? रीइंफोर्स करते हैं। एंड आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर। हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारी बच्चे के लिए लर्निंग में जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड दैट नीड करेक्शन। और फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर हम बच्चे को क्या देते हैं? करेक्शन करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्स एट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस के दौरान इम्प्रूवमेंट कर रहा है खुद के अंदर। ये एम होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ पॉजिटिव इवेल्युएशन बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट डिजायरेबल लर्निंग गोल एंड टूल्स फॉर अचीविंग सच गोल्स। ये एक पॉजिटिव इवेल्युएशन है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा जब अटेम्प्ट कर रहा होता है उस टाइम पर एक डिज़ायरेबल लर्निंग क्रिएट हो जाती है वहाँ पर, है ना। और इससे क्या होता है, अपने गोल्स को अचीव करने में उसको ईजी हो जाता है, क्योंकि उसके जो लर्निंग गोल्स हैं एंड जो टूल्स हैं वो जो उसकी इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो उससे वो ईजिली गेट कर लेता है, ईजिली उसे मिल जाते हैं उसके एम्स। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड इसके टाइप क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारा मंथली टेस्ट, जो टीचर मंथली टेस्ट लेता है। मंथली टेस्ट हमने लिया, हमने 1 चैप्टर को बच्चे को करा दिया है, उसके बाद हमने टेस्ट लिया। इससे क्या हुआ, हमें पता चला उसकी वीकनेस कहाँ पर है, वो गलती कहाँ पर कर रहा है, हमने उसकी मिस्टेक्स को पकड़कर वहाँ पर इम्प्रूव करा दिया, ठीक है। तो मंथली टेस्ट इसीलिए होते हैं। क्लास टेस्ट, जो हम क्लास में टेस्ट लेते हैं बच्चे का, तो वो हुआ हमारा क्लास टेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिकल असेसमेंट। पीरियोडिकल असेसमेंट मीन्स जो भी हम कभी कभी सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं, या जो भी हमारा बच्चे का जो पेपर एंड कॉपी से रिलेटेड जितना भी वर्क रहता है ना, पेपर एंड पेन से रिलेटेड, वो सारा का सारा ये हमारा पीरियोडिकल असेसमेंट पे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबमिटिव असेसमेंट के लिए। यस, समेटिव असेसमेंट। व्हाट इज समेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं समेटिव असेसमेंट क्या है ना। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था? ड्यूरिंग द कोर्स, है ना। ड्यूरिंग द कोर्स यानी कि हम कोर्स के बीच में बच्चे को चेक कर रहे थे, एसेस कर रहे थे। एंड हेयर इन समेटिव असेसमेंट इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स। जब कोर्स हमारा एंड हो जाता है, यानी कि जब लास्ट होता है, जब फिनिश होता है, तब हम ये असेसमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ डेंजर ऑफ मेकिंग नेगेटिव इफेक्ट्स। ये डेंजर होता है क्योंकि क्या होता है, इससे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
दिस इवेल्युएशन में ब्रांड द स्टूडेंट एज अ फेल्ड कैंडिडेट एंड दस कॉजेज फ्रस्ट्रेशन एंड सेटबैक इन लर्निंग प्रोसेस। क्या होता है कि जब हम फाइनली लेते हैं, ठीक है, फाइनल में अगर आप किसी भी बच्चे का असेस कर रहे हो अगर आप, और अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, अगर वो अच्छे से नहीं स्कोर कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा और इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी उसमें, और उसकी जो लर्निंग है वो अपनी लर्निंग में बहुत पीछे हो जाएगा और बच्चों से, है ना। तो ये इसलिए इसको निगेटिव इफेक्ट बोला जाता है लर्निंग में, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द टेस्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। एंड ऑफ द कोर्स यानी कि लास्ट में दिया जाता है, ये हम हमारे फर्स्ट पॉइंट में कवर कर चुके हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं सबमिटिव असेसमेंट के। इसके एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो हमारे स्कूल्स में एंड जो यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, लास्ट में एग्जाम्स होते हैं ना लास्ट में एग्जाम्स, तो जो भी हमारे लास्ट में फाइनल एग्जाम होते हैं दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे कि हमारा CTET हो गया, KVS हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं। यानी कि एक टेस्ट, एक मानक तैयार कर दिया जाता है और वही मानक हर जगह लागू होता है, वही हमारा स्टैंडर्ड होता है, वही हमारा टेस्ट सभी जगह लागू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज टीचर मेड टेस्ट। छोटे छोटे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, छोटे स्कूल क्या हर जगह ही, जैसे अब 9th तक तो टीचर ही बनाता है, जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है, फिर 10th का बोर्ड बनाता है एंड 11th ऑल्सो टीचर बनाता है। तो जो टेस्ट पेपर होता है जब वो टीचर कंस्ट्रक्ट करता है, जब एक टीचर बनाता है, दैट इज कॉल्ड टीचर मेड टेस्ट, ओके। एंड द फोर्थ वन इज प्रैक्टिकल टेस्ट, जो प्रैक्टिकल लेता है टीचर। तो ये कब लेता है प्रैक्टिकल टीचर, एट द लास्ट, है ना, तो लास्ट में लेता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। तो फ्रेंड्स अब हमने FA और SA को समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ओके। इधर साइड हमने इधर FA को देखा है और इधर SA को देखा है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो गोल होता है दैट इज फॉर इम्प्रूवमेंट, ओके, इम्प्रूवमेंट के लिए है। एंड ऐसे गोल ऑफ समेटिव असेसमेंट इज टू प्रूव, मतलब वो प्रूव करता है कि आपने कितना सीखा, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये कौन असेस करता है, ये असेस करता है समेटिव असेसमेंट, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा FA के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये FA का गोल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, टू इनहेंस लर्निंग। जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो लर्निंग को इनहेंस करता है, लर्निंग को बढ़ाता है, ठीक है। एंड समेटिव असेसमेंट टू मेक जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में जजमेंट देता है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज अकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जो हमारा FA है, हमने अभी देखा था कि जो हमारा FA है वो इंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन के दौरान होता है, यानी हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके दौरान जब हम असेस करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड जब हम अकर्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जब हम इंस्ट्रक्शन के बाद, यानी कि जब हम लर्निंग के बाद असेस करते हैं दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, ओके। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप वहाँ पर कमेंट लीव कर दीजिए, ओके। The next one is, yes, the fourth point is occurs on a continuous basis, यानी डेली। जो हमारा FA है उसे हम डेली बेसिस पर असेस करते हैं, है ना। जो हमारा FA है इसको हम कंटिन्यूस बेसिस यानी कि डेली बेसिस पर असेस करते हैं। एंड अकर्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट नो। जो हमारा ऐसे है उसे हम पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी कि लास्ट में डिटरमाइन करते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, ठीक है। यहाँ पर ये देखते हैं, ओके। द फिफ्थ पॉइंट इज टू इम्प्रूव लर्निंग allows teacher to make decision and monitor their instruction based on students performance, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्रूव करता है लर्निंग के लिए बच्चा, allows teacher to make decision,
टीचर के लिए अलाउ किया जाता है कि वह बच्चे के लिए क्या करे, लर्निंग के दौरान ही उसको देखे, उसको इम्प्रूव कराए, है ना, एंड मॉनिटर करे इंस्ट्रक्शंस के जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनके बीच में उसको मॉनिटर करे, उसको देखे। और ये जो है हमारा पूरा का पूरा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है, ठीक है। एंड देन लास्ट जो हमारा ऐसे का है, ऐसे देख लेते हैं। टू प्रिडिक्ट एंड जज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं, जज करते हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के लिए। गिव ग्रेड एंड डिटरमाइन इफ द कॉन्टेक्स्ट बीइंग टॉट। हम इसके बाद बच्चे के लिए क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं, और हम बच्चे के लिए जो फाइनल उसका असेसमेंट होता है हम उसको जज करते हैं एंड प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा ऐसे। तो इस तरह से हमारा ऐसे और एफए हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप देख सकते हैं। ये है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हमारा क्या है उसके बीच में हम मतलब जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं उसके बीच में हम देखते हैं, बच्चे को एसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो हम लास्ट में करते हैं दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। मैं आपको इसको समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं। आप ये सोच लीजिए जैसे कि एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन नहीं, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स समझ लीजिए, ठीक है। ये है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स। अब इधर साइड हाफ ईयरली से पहले 2 हमारे क्या होते हैं, हमारे 2 एफएज हो गए। क्या हो गए, एफए हो गए। और इधर हमारे 2 एफए हो गए और उसके बाद फाइनल एग्जाम्स। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि पहले हमारा हुआ इधर FA1, ठीक है, फिर हमारा होता है FA2, फिर ये हमारा क्या हो जाता है ऐसे फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट होता है ना, ये यहाँ तक हो जाता है ऐसे फर्स्ट। एंड हेयर FA3, ठीक है, एंड हेयर FA4, एंड देन अगेन SA2, ऐसे सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने ये एग्जाम्पल देकर भी आपको समझा दिया है। अगर अभी भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लीव कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID है शिवानी गंगवार 55, SHIVANIGANGWAR 55, ठीक है। शिवानी गंगवार 55 मेरा इंस्टा ID है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सजेशंस हैं रिगार्डिंग माई वीडियोज़ तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।